हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उत्तराखंड एलटी की रिगार्डिंग जो एलटी एसएसटी का पेपर है हमारा, उसकी 16वीं यूनिट 16 यानी 16वीं यूनिट के बारे में जानिए। इसमें हमें प्रमुख गवर्नर जनरल एंड उनकी नीतियों के बारे में पूछा गया है। कौन कौन से 5 गवर्नर जनरलों के बारे में पूछा है। कौन कौन से हैं वो? वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल कितना रहा, 1772 से 1785। दूसरा कॉर्नवालिस, 1786 से 1793। वेलेजली, 1798 से 1805। विलियम बेंटिक, 1828 से 1835। और डलहौजी, 1848 से 1856। आइए सबसे पहले हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में जानते हैं। इसके प्रशासनिक सुधार क्या थे? वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन प्रणाली का अंत किया और जो पूरा जो प्रबंध था वो कंपनी के हाथों में ले लिया। उसने बंगाल के नवाबों की जो पेंशन थी उसको भी कम किया, यानी जो 32 लाख एक वर्ष के स्थान पर सिर्फ 16 लाख की गई। और नवाबों के जो शासन थे उनको अनेक उत्तरदायित्वों से मुक्त भी कर दिया गया था। ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में और बिहार में 2 नवाबों की नियुक्ति की थी। पहला ठीक है, तो बंगाल में 2 नवाबों की नियुक्ति उसने की थी। राजकीय कोष का स्थान मुर्शिदाबाद से कलकत्ता उसने राजकीय कोष को स्थानांतरित किया। उपहार लेने में भी उसने प्रतिबंध लगाया। कर्मचारी घूस लेते थे, उपहार लेते थे, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा था, इसीलिए उसने उपहार लेने पर भी रोक लगाई थी। दूसरा है राजस्व क्षेत्र में क्या क्या सुधार करे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कलकत्ता में पहला राजस्व परिषद का गठन किया, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व परिषद को सौंप दिया था। ठीक है। कर कलेक्टरों की नियुक्ति कर अमीरों को पदों से मुक्त किया। कलेक्टरों की सहायता हेतु देशी कर्मचारियों की नियुक्ति भी हुई। ठीक है। अगला कर वसूली 1 वर्ष हेतु, यानी 1972 में लगान को एकत्रित करने का समय 5 वर्ष दिया जाता था। सर्वाधिक बोली बोलने वाले को भूमि दे दी जाती थी और 5 वर्षों तक वहाँ से लगातार कर को एकत्रित किया जाता था, जिससे कि वहाँ बहुत टाइम तक अत्याचार करते थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसकी अवधि को 1976 में 1 वर्ष की, यानी 1 वर्ष तक ही कोई भी किसी भूमि पर अपना कर के लिए अत्याचार कर सकता था या भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में रख सकता था। ठीक है। अगला, भारतीय व्यापारियों तथा अंग्रेज व्यापारियों को दोनों से ही क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था, जिससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार में कमी हुई। अगला, व्यापार प्रोत्साहन हेतु 5 चुंगी घरों को उसने रखा। बाकी 5 चुंगी घरों के बाद जितने भी चुंगी घर थे उनको समाप्त कर दिया था, जिससे विकास में क्या आ रही थी, व्यवधान आना था। इसीलिए 5 चुंगी घरों को तो रखा, लेकिन बाकी जितने भी चुंगी घर थे उनको समाप्त कर दिया गया। नमक, तंबाकू तथा सुपारी के अतिरिक्त जो और जितनी भी वस्तुएं थी उनकी चुंगी में 22% की छूट वॉरेन हेस्टिंग्स ने करवा दी। अगला क्या किया, भारत में जो व्यापार था उसको बढ़ाने के लिए जो व्यापारिक मिशन थे भूटान और तिब्बत में भी उसने भेजे। ठीक है। अब क्या, न्यायिक सुधार उसने क्या किए? पहले अपने अपने क्षेत्रों में जमींदार न्याय तथा न्याय संबंधी अधिकारों का प्रयोग करते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अधिकार समाप्त कर केवल साधारण मुकदमे सुनने का अधिकार ही उन्हें दिया। ठीक है, जमींदारों को। अगला, प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी न्यायालय स्थापित करें। जो दीवानी न्यायालय मुकदमों की अपीलें थी उनके लिए कलकत्ता में एक सदर दीवानी न्यायालय स्थापित किया। फौजदारी मुकदमों के लिए सदर निजामत स्थापित किया। दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश अंग्रेज कलेक्टर होता था। फौजदारी न्यायालयों का अधिकार भारतीयों के पास रहने दिया। ठीक है, यानी जो फौजदारी के केसेस आते थे उनको भारतीय लोग ही हैंडल करते थे। न्यायालय के लिए रिकॉर्ड रखना अनिवार्य था। मुकदमों का निर्णय विशेष अवधि के लिए करना आवश्यक था, ताकि मुकदमा ज़्यादा टाइम तक खींच ना जाए। ठीक है।
अनेक भारी जुर्मानों की व्यवस्था भी उसने समाप्त कर दिया। शिक्षा में भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने सुधार किया। क्या किया? मद्रास तथा मुंबई में पाठशालाएं खुलवाई, अंग्रेजी स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसने प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की। वॉरेन हेस्टिंग्स स्वतंत्रता का समर्थक था। उसके अनुसार जनता की जो भी राय होती है समाचार पत्र के माध्यम से ही मिलती है, तो वो चाहता था कि जो पत्रों की जो लैंग्वेज हो यानी उसकी जो भाषा हो उस पर सरकारी नियंत्रण हटा दिया जाए और जनता अपने विचारों को खुले रूप से प्रस्तुत कर सके। समाचार पत्रों के मार्गदर्शन हेतु कुछ नियम बनाए जो लोकहित में है, यानी उसमें ऐसी न्यूज़ छापी जाए सरकार की तरफ से जो लोगों के हित के लिए हो। ठीक है, ये व्यवस्था भी हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स ने की। व्यय में कटौती। बंगाल नवाब 32 लाख से अधिक की पेंशन ना लेकर 16 लाख ही लेने लगा। मुगल सम्राट शाह आलम की 26 लाख की पेंशन बंद कर दी थी, जिसका कारण सम्राट का 1972 में अंग्रेजों छोड़कर मराठों से मिलना था। ठीक है, शाह आलम अंग्रेजों को छोड़कर किससे मिल गया? मराठों से मिल गया, जिससे उससे 26 लाख की आय बंद ही कर दी। ठीक है, रोहिलों के विरुद्ध अवध के नवाब की सहायता के बदले वॉरेन हेस्टिंग्स को 40 लाख रुपए प्राप्त हुए। कड़ा और इलाहाबाद जिले शाह आलम से लेकर अवध नवाब सज्जादुद्दौला को 50 लाख रुपए के बदले में दे दिए। यानी जो हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स है इसने आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक कार्य किए। वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजा ही इसीलिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका था, तो उन सबको ख़त्म करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स से बहुत सारी नीतियाँ बनाई। अब आता है हमारा दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन कब तक रहा? 1786 से 1793। उसने प्रशासनिक सुधार क्या किए? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर्वप्रथम अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा ईमानदारी तथा आदर्श का परिचय सामने रखा। क्यों? क्योंकि जैसा एक लीडर अपना व्यक्तित्व रखता है, अनुशासन जैसे वो रहता है अनुशासित, तो उसको देखकर उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी उसी की तरह ईमानदार होने लगे, जिससे कि वो सबके अंदर ईमानदारी की भावना जगाना चाहता था। कंपनी को पक्षपात के कारण अनेक दोषों से बचाने का भी उसने प्रयास किया। ठीक है, और अनेक आवश्यक पदों को समाप्त किया, अनावश्यक पदों को समाप्त किया। पद कंपनी के संचालकों अथवा नियंत्रण परिषद के सदस्यों तथा अनेक संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए जो बनाए गए थे उनको उसने क्या किया? समाप्त किया। उसने न्यायिक सुधार क्या किया? वॉरेन हेस्टिंग्स जो कॉर्नवालिस ने सुधार किए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जो प्रारंभ में न्याय संबंधी चीज़ें की थी उन्हीं को उसने मॉडिफाई किया था। मुंसिफ तथा रजिस्ट्रार के न्यायालय सबसे छोटे थे। इन न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती थी। जिला न्यायालय के विरुद्ध प्रांतीय न्यायालयों में अपील की जा सकती थी। प्रांतीय न्यायालय कहाँ कहाँ थे? कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा पटना में थे। सभी प्रांतीय न्यायालय कलकत्ता स्थित सदर दीवानी न्यायालय के अधीन थे। फौजदारी न्यायालय का पुनर्गठन भी उसने कराया, यानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चीज़ें बनाई थी उन्हीं का पुनर्गठन उसने किया। फौजदारी न्यायालय में सबसे छोटा न्यायालय दरोगा का होता था। फौजदारी मुकदमों का निर्णय भारतीय दरोगा करते थे। निर्णयों के विरुद्ध अपील जिला न्यायालय में की जाती थी। जिला न्यायालय के ऊपर कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना तथा ढाका प्रांतीय न्यायालय थे। प्रांतीय न्यायालय क्षेत्रों का दौरा भी करते थे। प्रांतीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की अपील की स्वीकृति सदर निजामत अदालत से ही लेनी पड़ती थी। कलेक्टर न्याय संबंधी अधिकारों से वंचित। 1792 ईस्वी तक कलेक्टर एवं जिला जज एवं कार्य एक व्यक्ति किया करता था, परंतु 1793 के बाद दोनों पद अलग व्यक्तियों को दिए गए। अब कलेक्टर का काम केवल लगान इकट्ठा करना ही रह गया था। कॉर्नवालिस कोर्ट की स्थापना। न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु कॉर्नवालिस कोर्ट स्थापित की गई। कॉर्नवालिस ने विभिन्न नियमों को संचालित करके एक न्याय विधान का निर्माण किया। यह न्याय विधान कॉर्नवालिस कोर्ट के नाम से विख्यात है। पुलिस सुधार। नए पुलिस विभाग की स्थापना की गई और जमींदारों को उनके पुलिस अधिकारों से वंचित किया गया। प्रत्येक जिले को अनेक थानों में बांटा गया। प्रत्येक थाना
दरोगा के अधीन था। दरोगा की सहायता हेतु सिपाही भी होते थे। जिले के दरोगा जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होते थे। पुलिस प्रबंध को प्रोत्साहित करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट की चोरी का माल पकड़ने पर 10% कमीशन दिया जाता था। प्रत्येक डाकू पकड़ने पर भी निश्चित राशि प्रदान की जाती थी। पुलिस व्यवस्था की व्यय पूर्ति हेतु बड़े बड़े नगरों की दुकानों पर कर दिया जाने लगा। व्यापारिक सुधार के लिए 1774 में व्यापार बोर्ड स्थापित किया गया। बाद में कंपनी अपना माल यूरोपीय तथा भारतीय ठेकेदारों से खरीदती थी। यह प्रायः घटिया माल ऊंची दरों पर बोली लेकर कंपनी को देते थे। व्यापार बोर्ड के सदस्य इन अनियमितताओं को रोकने के स्थान पर उनको कमीशन तथा घूस भी देते थे। कॉर्नवालिस ने व्यापार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 11 से घटाकर 5 कर दी तथा ठेकेदारों के स्थान पर व्यापारिक प्रतिनिधि द्वारा माल लेने की व्यवस्था बना दी, जिससे कंपनी को माल सस्ता मिलना शुरू हो गया और व्यापारिक दशा में सुधार हुआ। लगान संबंधी सुधार। राजस्व प्रणाली में सुधार कॉर्नवालिस का प्रमुख सुधार था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदार को 10 वर्ष के लिए भूमि दे दी। इस प्रकार व्यवस्था सरकार, जनता तथा जमींदारों को बड़ा ही लाभ हुआ। लॉर्ड वेलेजली तीसरा हमारा गवर्नर है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक इसने शासन किया। वेलेजली ने उद्देश्य पूर्ति हेतु सहायक संधि की नीति अपनाई। सहायक संधि देशी नरेश कंपनी की सेना तथा ब्रिटिश रेजिडेंट रखते हम इन सब के बदले एक निश्चित रकम कंपनी को देते थे। नोट: सहायक संधि का प्रयोग भारत में वेलेजली से पूर्व टुपले ने भी किया था। ठीक है, सहायक संधि के तहत जो लॉर्ड वेलेजली है उसने सबसे पहले हैदराबाद को 1798 में अपने क्षेत्र में मिलाया और सबसे लास्ट में किसको मिलाया? सिंधिया को 1804 में। बीच के भी याद करना, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोंसले 1803 और जो सिंधिया था 1804 में। अंतिम याद रखना, अंतिम क्या था? सिंधिया। और सबसे प्रथम क्या था? हैदराबाद सहायक संधि के तहत अपने क्षेत्र में मिलाया किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। वेलेजली के कार्य क्या रहे? 1799 पुर्तगाली की अनुमति से गोवा में अंग्रेजी सेना नियुक्त की। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली के समय ही लड़ा गया था। 1800 सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 1800 में क्या किया? सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की इसने। 1801 में बंगाल के निकट डच अधिकृत क्षेत्रों पर अधिकार इसने किया। 1803 में लॉर्ड लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। संरक्षण लिखा, संरक्षण होगा यहाँ पर। 1803 बसीन की संधि। पेशवाओं के साथ वेलेजली के समय मराठा युद्ध लड़ा गया। 1805 लॉर्ड वेलेजली के स्थान पर 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को दूसरी बार गवर्नर जनरल बनाया गया। चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1835 तक रहा। इसने 1803 में मद्रास गवर्नर जनरल स्थापित किया। 1828 में भारत का गवर्नर जनरल इसे बनाया गया। ठीक है। 1933 चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। तो 1833 भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। पहले जो गवर्नर जनरल थे वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित थे, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के यानी 1933 के चार्टर अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल को भारतीय इतिहास में नए युग का प्रारंभ माना जाता है। इनका युग शांति और सुधार का युग कहा जाता है। ठीक है। भारत में राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार कार्य किया इसने। और इसके राजनीतिक सुधार क्या थे? भारतीयों को नौकरियों में उच्च स्थान इसने दिया। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक क्षेत्र में भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना बंद किया, जिसे बेंटिक ने भारतीय योग्यता के साथ अनुचित नहीं माना। पहला गवर्नर जनरल जिसने बिना भेदभाव के भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इसने ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार किया। 1831 में मैसूर में विजय की। 1832 में कछार तथा जयंतिया को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। 1834 में कुर्ग में विजय की।
1833 में बेंटिंक ने वर्तमान उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके 1834 में आगरा प्रांत में मिला लिया था। सामाजिक सुधार। 1829 में सती प्रथा का अंत किया। 1830 में सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंटियों में भी क्या किया, सती प्रथा का अंत किया। 1830 में कर्नल स्लीमैन के माध्यम से ठगी प्रथा का अंत किया। मानव बलि प्रथा का भी इसने अंत किया। सोचो कितना बड़ा काम है, मानव बलि है, उसका भी अंत किया। राजपूताना क्षेत्र में शिशु हत्या प्रथा का भी अंत किया। 1832 में दास प्रथा का अंत किया। शिक्षा संबंधी उसने क्या सुधार करे। 1835 में मैकाले का स्मरण पत्र आया जिसमें शिक्षा अंग्रेजी पर जोर दिया गया। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव विलियम बेंटिक द्वारा ही रखी गई थी। न्याय संबंधी सुधार। आगरा में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया। इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालतें स्थापित की। बेंटिक ने प्रांतों के अपील और दौरा न्यायालय को भी भंग कर दिया। आर्थिक सुधार उसने क्या किया कि ये देखते हैं। 1833 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। 1833 में केवल चाय व चीन के व्यापार पर कंपनी के अधिकार को बनाए रखा। बेंटिक ने रॉबर्ट मार्टिन बर्ड के निरीक्षण में पश्चिमोत्तर प्रांत में नई भूकर व्यवस्था को लागू किया। इस समय लॉर्ड मैकाले ने आधुनिक भारत के कानून का कोड तैयार किया कि एम पर्णिकर ने मैकाले को भारत का नवीन मनु कहा। भारत में कानून का जन्मदाता मैकाले को ही कहा जाता है। इसने दीवानी न्यायालय का कार्य सदर अदालत को तथा फौजदार न्यायालयों का कार्य कमिश्नरों को दे दिया था। यह पहला गवर्नर था जिसने न्यायालयों में फारसी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग की आज्ञा दे दी थी। लास्ट हमारा गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी, जो हमारे यूनिट 16 में दिया गया है। डलहौजी का शासन पीरियड है 1848 से 56। 12 जनवरी 1848 को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बना। भारत में छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करने की नीति तैयार की, जिसे इतिहास में विलियम नीति या हड़प नीति कहा जाता है। डलहौजी की हड़प नीति को गोद निषेध नीति भी कहा जाता है। डलहौजी ने अंग्रेजों के अधीनस्थ राज्यों के शासकों के लिए गोद लेने हेतु कुछ निश्चित नियम बनाए। उनमें 3 श्रेणियाँ थी। प्रथम श्रेणी के राज्य में वे राज्य थे जो कंपनी के साथ संधि के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थे, इनको गोद लेने की स्वतंत्रता थी। दूसरी श्रेणी उसमें वे राज्य थे जो कंपनी के संधि करने से पहले स्वतंत्र नहीं थे, इनको गोद लेने हेतु स्वीकृत परिस्थितियों पर निर्भर, जो उनको गोद लेने की स्वीकृति वो उस टाइम की उनकी परिस्थिति पर निर्भर करता था। तीसरी श्रेणी वे राज्य जिनका निर्माण कंपनी स्वयं किया था, इन्हें गोद लेने की स्वीकृति नहीं थी। लॉर्ड डलहौजी ने कितने राज्य हड़पे? उसने सतारा को सबसे पहला राज्य जो हड़पा सतारा था और लास्ट अवध था। ठीक है। सतारा 1848 में, जैतपुर संबलपुर 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855 और अवध 1856। और जो उपाधियों और पेंशनों का भी इसने क्या किया, अंत किया। ठीक है। अनेक राज्यों की पेंशन उपाधियां खत्म कर उन्हें ब्रिटिश कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। 1852 में डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकार व दत्तक पुत्र धोंदूपंत नाना साहेब पेंशन बंद की, सबकी पेंशन बंद। कर्नाटक के नवाब व तंजौर के राजा की उपाधियां भी समाप्त कर दी। बराड़ तथा अवध का विलय। बराड़ के राजा पर अंग्रेजों का ऋण था, जिससे डलहौजी ने निजाम पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। अवध नवाब वाजिद अली शाह डलहौजी ने कुशासन के आधार पर इस संधि के तहत 12 लाख पेंशन देकर हड़पने की कोशिश की और उसके आरोप पर उसे हड़प भी लिया। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के सैनिक सुधार क्या थे? 1856 कलकत्ता के स्थान पर मेरठ को सेना के तोपखाने की मुख्य छावनी इसने बनाया। शिमला को राजनीतिक और सैनिक मुख्यालय बनाया था। भारतीय सेना की अपेक्षा ब्रिटिश सेना को रखने की नीति अपनाई।
गवर्नर जनरल गोरखाओं की अलग अरेंजमेंट बनाई इसने। और शिक्षा संबंधी क्या सुधार किए इसने? 1854 में वुड घोषणा के आधार पर शिक्षा में सुधार किया। वुड घोषणा के अनुसार प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और शिक्षा विभाग का प्रधान एक निदेशक नियुक्त किया गया। अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं को एंग्लो वर्नाक्युलर विद्यालय स्थापित किए तथा ग्रामों में प्रादेशिक भाषाओं के विद्यालय वर्नाक्युलर स्कूल खोले गए। वुड स्पेस में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई। 1857 अधिनियम के अनुसार इन स्थानों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। उसके अन्य सुधार क्या किए? 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी बम्बई से थाने इसी के समय में चली थी। डलहौजी को भारत के रेलवे का जनक भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1853 में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई, इसी ने की। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट इसी के समय पारित हुआ। डलहौजी के समय भारत में पहली डाक टिकट जारी की गई। 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। पुलों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के तहत की गई। 1854 में गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोला गया। डलहौजी ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत भी कराई। 1855-56 में संथाल विद्रोह डलहौजी के समय में ही हुआ था। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।